Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 10 in the class 6 NCERT science. The chapter name is Motion and Measurement of Distances. So यहाँ से आपका basic physics start होगा. So let's start. यहाँ से देखिए 10.1 Story of Transport. Long ago people did not have any means of transport. तो बहुत समय पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं हुआ करता था. They used to move only on foot and carry goods on their back. और लोग पैदल ही चला करते थे और सामान को अपनी पीठ पे लग के चलते थे. Later on they began to use animals for transportation. बाद में उन्होंने जाना कि हम जानवरों के ऊपर अपना सामान रख करके भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं. For transport through water routes, boats were used from ancient times. अब पानी के रास्ते से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए बोट्स जो है वो एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने समय में भी यूज़ होती थी. ठीक है, ऐतिहासिक समय में. टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड. सबसे शुरू में जब बहुत बिल्कुल आदिकाल जिसको कहते हैं उस टाइम पर बोट्स का मतलब क्या होता था कि एक कोई मोटा पेड़ है अगर, है ना, उसका तना अगर गिर गया है या गिरा दिया है हम लोगों ने उसे, तो फिर उसके तने को बीच में खोखला करके उसमें कोई व्यक्ति बैठ जाता था या खुद का सामान के साथ में बैठता था और वो पानी में वो लॉग तैरता था. ठीक है. लेटर पीपल लर्नड टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट. बाद में लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम और भी ज़्यादा लकड़ियों को जोड़ करके और एक नाव का शेप दे सकते हैं. दीज शेप्स आर इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर. और ये शेप कैसा होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर 7, 8 और 9 के दौरान कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है ना, ताकि वो पानी में इजीली मूव कर सकें. तो बोट का शेप भी उसी प्रकार के एनिमल से इंस्पायर होकर स्ट्रीमलाइंड ही बनाया गया. ओके. देन नेक्स्ट पैरा है इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जब चक्के का आविष्कार हुआ है ना, ये जो पहिया बोलते हैं, चक्का बोलते हैं, जब इसका आविष्कार हुआ तो इसने जो है ट्रांसपोर्ट को बहुत ही तेज़ी से बदल दिया. द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इस प्रकार से फिर जो व्हील का जो डिज़ाइन है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया, समझ आती गई, इंसानों का इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे व्हील का जो सर्कुलर वो है फ्रेम है वो पूरा परफेक्शन की तरफ बढ़ता गया और उसमें हज़ारों साल लगे. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. और उस व्हील्स पे कार्ट रखी जाती थी, है ना, एक का वुडन का बना हुआ उस पर, और वो कार्ट को कौन खींचता था, एनिमल्स खींचते थे, है ना. तो ये सब चीज़ों में बहुत समय लगा समझने में. आज के समय में हमें बहुत ईजी लगता है बट ये इतना आसान नहीं था उस टाइम पर. अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स. 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक लोग जो है जानवरों पर ही डिपेंड करते थे या फिर बोट्स पे, एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह से जगह पे जाने के लिए. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ है ना, सो अगर आपको ये जानने में इच्छा हो कि स्टीम इंजन कब और किसने बनाया, तो आप प्लीज़ मेरा जनरल साइंस के प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए. वहाँ पे मैंने इस तरह की डिस्कवरीज़ के बारे में डिस्कस किया है. सो यू विल फाइंड ओवर देयर. ओके. सो Railroads were made for steam engine driven carriage and wagons. अब जब स्टीम इंजन बन गया तो उसको चलने के लिए मतलब उस तरीके का रास्ता होना चाहिए, तो रेल रोड्स बनाए गए स्टीम इंजन के चलाने के लिए, ताकि स्टीम इंजन जो है कैरेजेस को और वैगन्स को खींच के ले जा सके. लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. और बहुत बाद में आए हैं मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. और फिर बाद में जो ये मोटर है ये शिप्स और बोट्स में भी लगाई जाने लगी, ताकि जो पानी पे जो नाव चलती है वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके, प्लस उसमें एनर्जी का कंजम्पशन यानी कि जो लोग लगते हैं उसको नाव को पूरा चलाने के लिए उसकी भी बचत हो सके. ओके. सो द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. और 1900 के शुरुआती सालों में हमने जहाज़, जो हवा के जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ जिसको बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट का देखा. दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स. और बाद में इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज़ की गई और इसमें अब देखिए पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं और सामान भी ले जाते हैं. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट केम
आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। और 20वीं शताब्दी में क्या क्या आया? ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन ऑर्डर इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो 10.1 जो है ये यहाँ है, इसमें ये कुछ चीज़ें हैं, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो देखिए पहले बुलक कार्ट आ गई, फिर उसके बाद आपका ये शिप है, शिप के बाद आपका ट्रेन है, स्टीम इंजन है ना, ट्रेन के बाद ऑटोमोबाइल्स है, बस भी है, और उधर वो एरोप्लेन है। बीच में ये आपका साइकिल रह गया, सॉरी, तो साइकिल भी साथ में ही है, ठीक है। सो दिस इज़ ओके। 10.2 हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो ये जो डेस्क है जिस पे आप अभी इस वक्त अपने पेन और पेपर के साथ मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, या जिस पे मैं अपने सारे सिस्टम के साथ आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये डेस्क कितनी बड़ी है, इसको कैसे हम मेजर करेंगे, अब देखते हैं। सो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। अब लोगों को ये कैसे पता चलता था कि उन्होंने कितनी दूरी तय करी है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू नीड अ रिक्शा और अ बस टू रीच योर स्कूल। तो अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि आपका स्कूल कितनी दूर है और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रिक्शा करना पड़ेगा या बस करनी पड़ेगी, या आप सिर्फ वॉक करके ही जा सकते हो। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। जब आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो क्या आप मार्केट तक वॉक करके जाते हैं। हाउ विल यू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप इस तरह के सवालों का क्या जवाब रखेंगे। सो ये डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कैसी है ना। अगर बिल्कुल बगल में है, लोकल मार्केट है, तो आप बस अपने घर से निकले, थोड़ा सा वॉक किया और चले गए। अगर थोड़ा ज़्यादा है देन यू विल हैव टू हैव अ बाइसिकल और समथिंग, है ना। और ज़्यादा है तो फिर आप कोई कैब या रिक्शा या कुछ इस टाइप का करेंगे। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन और अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो, कि दूरी का अंदाज़ा हो कि कोई जगह कितनी दूर है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वहाँ चल के जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, शिप से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, या फिर स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जाना है। ओके, सो इतने सारे ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ एंड विड्थ वी नीड टू नो। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हमें लेंथ और विड्थ यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए। ओके, सो इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। अब पहेली और बूझो का क्लासरूम है। पहेली बूझो हम लोग जानते ही हैं कौन है, और उनके क्लासरूम में एक बहुत चौड़ी सी बड़ी सी डेस्क है और उसको 2 स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर शेयर करते हैं। तो पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग द लार्जेस्ट शेयर द डेस्क। अब पहेली और बूझो भी एक ही साथ एक ही डेस्क पे बैठते हैं, लेकिन उनमें आपस में इस बात पे झगड़ा होता है कि किसी एक ने पोर्शन ज़्यादा यूज़ कर रखा है, कवर किया है डेस्क का। On the teacher's suggestion, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the 2 halves of the desk. तो टीचर ने कहा कि ऐसा है, आप डेस्क के सेंटर को मार्क कर लीजिए, मिड पॉइंट को, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और आप दोनों हाफ डेस्क यूज़ करें, इक्वली हाफ। ओके, सो बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। तो बूझो एंड पहेली जो है वो गिल्ली डंडा बहुत अच्छे से खेलना पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बूझो के पास एक सेट ऑफ गिल्ली और डंडा था। आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज गिल्ली एंड डंडा। देन हियर हाउ दे ट्राइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। अब ये फिगर 10.2 दिखा रही है कि देखिए ये एक बार इधर डंडा रखा, फिर एक गिल्ली, फिर इधर से डंडा, फिर एक गिल्ली। सो जो डेस्क की विड्थ है वो कितनी है, इक्वल टू 2 डंडा एंड 2 गिल्ली। ओके, मतलब 2 बारी डंडा रखेंगे, 2 बारी गिल्ली रखेंगे तो आपका डेस्क का विड्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। द डेस्क सीम्स टू हैव अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच देम विद हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड अ गिल्ली इन लेंथ। ठीक है, तो जब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी गई तो दोनों हाफ में क्या हो गया, एक गिल्ली और एक डंडे की एग्जैक्ट इक्वल पोर्शन आ गया। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ समय बाद ये जो लाइन थी ये मिट गई। अब बूझो के पास दूसरा सेट ऑफ गिल्ली डंडा था, पहले वाला दूसरा था, अब ये वाला दूसरा है। ही हैज़ लॉस्ट हिज ओल्ड वन, उसका पुराना खो गया था। हियर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब उसने फिर उसी तरह से गिल्ली और डंडा से मेजर करने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये दूसरा था तो साइज़ में थोड़ा कम ज़्यादा होने लग गया। ओके, so now when measured with the new set of gilly and another desk, length seems to be about 2 danda lengths and 1 gilly length with a small length still left out. तो अब क्या हुआ कि जब नए सेट से किया गया तो जो डेस्क की चौड़ाई है, ये 10.3 फिगर में आप देख रहे हैं,
तो इसके में 2 लेंथ ऑफ डंडा आ गया, 1 गिल्ली आ गया और प्लस थोड़ी स्पेस बच गई जो गिल्ली से थोड़ी कम थी। ओके, तो अभी क्या करेंगे? सो what would you suggest Paheli and Bujo to do? Measure the length of the whole desk. Can they use a cricket wicket and bails to measure the length? Or do you think that this might create a similar problem? अब अगर आप क्रिकेट के विकेट और बेल से इसको मेजर करना चाहो, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। अब एक रास्ता क्या है कि वो एक धागा ले लें और धागे से उसको मेजर करके और उससे 2 पॉइंट्स करके कर लें। This will be a string length. They can measure the width of this in string length. How can they use the string to measure the distance less than the length of a string? अब अगर स्ट्रिंग लेंथ से थोड़ा छोटा डिस्टेंस पड़ गया तब क्या करेंगे? तो वो उसको फोल्ड करेंगे हाफ में या 1/4 में या 1/8 में, ठीक है। Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. अब exact length of the desk पता चल जाएगी। You would say that they should have used a scale in their geometry box and solved their problem. Of course yes. और आपकी geometry box में जो scale होती है, measurement scale, उससे भी ये problem solve हो सकती थी। Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made. तो बूजो ने भी कुछ टाइम पहले ये सब चीज़ें पढ़ी थी। He has been trying to follow different methods of measuring distances. और उसी को पढ़ने के बाद से ही वो जो है दूसरी तरह की चीज़ों को मेजर करना चाह रहा था। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distance. A tailor needs to measure the length of a cloth to know if it is enough to stitch a kurta. अब जो एक टेलर होता है उसको भी मेजर करना पड़ता है कपड़े को कि भाई जिस चीज़ को बनाना है उसके लिए उतना कपड़ा पूरा है या नहीं। A carpenter needs to measure the height and the width of the cupboard to know how wood he would need to make its store. अब ये जानने के लिए कि उस कबर्ड को बनाने के लिए उसको कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। The farmer needs to know the length and the breadth or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water he would be needed for this crops. तो अब जो एक खेत में किसान काम करता है उसको भी ये जानना पड़ता है कि उसका खेत जो है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा, या एग्जैक्टली उसका एरिया कितना, ताकि उसको पता चले कि उसको उसमें कितने खाद की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, कितना और जो भी चीज़ें हैं ना, ताकि वो उसमें अपनी क्रॉप को अच्छी तरह से रख सके। सपोज यू आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। अब आपसे कोई पूछता है आप कितने लंबे हो, तो आपको क्या बताना होगा? आपके लेंथ से, मीन्स आपके टॉप ऑफ योर हेड से लेके अगर हील ऑफ योर फीट तक एक लाइन ड्रॉ की जाए तो उसकी जो लेंथ होगी वही आपकी हाइट मानी जाएगी, ठीक है। Suppose how long is this room? How wide is this desk? How far is it from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? कॉमन है। इनमें कॉमन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों के बीच की दूरी की बात की जाए। टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल। अब दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि बहुत इतनी नज़दीक हो कि जैसे टेबल के 2 कोने, या इतने दूर हो जैसे जम्मू से कन्याकुमारी। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स। अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चला है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या पड़ता है अगर हमें डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करना हो। सो एक्टिविटी 1, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1 using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of the classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remain to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of the part of your foot as you did before. Record your observation figure 10.1. ठीक है, तो आप अपने पैरों से उसको मेजर कीजिए क्लासरूम की लेंथ को, और कुछ एरिया जो होगा जो छोटा पड़ रहा होगा तो आप उसको जो है स्ट्रिंग से कर लें। एक्टिविटी 2 में सिमिलरली आपको टेबल का जो डेस्क है उसको जो है हैंड स्पैन से करना है ना। हैंड स्पैन का मतलब होता है आपके जो थंब है, थंब का टिप से लेके जो लिटिल फिंगर के टिप तक का जितना एरिया उसको हैंड स्पैन बोलते हैं। तो उससे आप डेस्क को मेजर करिए। हियर टू यू कैन फाइंड दैट कुछ एरिया है जो बच जाएगा, जो आपके हाथ से कवर नहीं हो, उसको आप स्ट्रिंग से कर लें और रिकॉर्ड करें। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ 2 अननोन क्वांटिटी। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसका? एक अननोन क्वांटिटी का विद द नोन क्वांटिटी, है ना। दिस नोन क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड इज कॉल्ड यूनिट। अब ये जो नोन क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट।
द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। जो मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है वो उसके 2 पार्ट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एक पार्ट होता है उसका नंबर और दूसरा पार्ट होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लेंथ रूम का आया है टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, है ना, तो आप कहेंगे 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड बाय द मेजरमेंट, ठीक है। सो सिमिलरली अब यहाँ पे छोटे बड़े पैरों की और हैंड स्पैन की बात हो रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। द लेंथ ऑफ योर फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। तो अब ये क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग लंबे हों, कुछ लोग थोड़े छोटे हों, तो आप उस अकॉर्डिंगली आपके फुट का साइज़ या हैंड स्पैन का साइज़ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप हैंड स्पैन या फुट के मेजरमेंट्स में बताएंगे यूनिट्स में, तो अगले को जो मेजरमेंट का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरा तरीका है, सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब होता है ऐसा मेजरमेंट जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ठीक है, जो सबके लिए एक समान काम करता है। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब है, इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टेप वर कॉमनली यूज एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये एंशिएंट टाइम्स में होता था, ठीक है। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशंस ऑफ परफेक्टली। So people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of land because we see evidence and excavations of perfectly geometrical constructions. तो अब यहाँ बात हो रही है कि जो मेजरमेंट का जो सिस्टम था पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, उसमें फुट, विड्थ ऑफ फिंगर और ये सब चीज़ें यूज़ होती थी। लेकिन ऐसा पाया गया है एक्सकवेशन यानी खुदाइयों में कि जो इंडस वैली के लोग थे उनका जो मेजरमेंट का सेंस था वो काफ़ी अच्छा था, बिकॉज उनके जो कंस्ट्रक्शंस मिले वो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। सो I think I should stop here because I'm getting one urgent task to do. So sorry for the disturbance. I'll take up the rest of the chapter in the other video. Thank you so much. Please share, subscribe and be victorious.